नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। सूबे में सियासी सरगर्मियां बढ़ती देख सरकार 1,70,00,000 उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने की तैयारी में है। इतना ही नहीं, ओटीएस योजना के साथ बड़े उपभोक्ताओं को सरचार्ज में 50% तक छूट मिल सकती है। इसमें एक झटके में योगी सरकार करीब 10 से 12 करोड़ लोगों तक अपनी सीधी पैठ बना सकती है। सूत्रों के अनुसार नवंबर के आखिर में सरकार इनका ऐलान भी कर सकती है। और बता दें कि सरकार 2 किलोवाट और उसके कम लोड वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने की तैयारी में है। पावर कॉर्पोरेशन और सरकार दोनों से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि बिल माफ करने पर मंथन चल रहा है। चुनाव नजदीक होने की वजह से राजनीतिक दबाव है। यही वजह है कि पिछले महीने लागू होने वाली एकमुश्त समाधान योजना को अभी तक शुरू नहीं किया गया है। ओटीएस और बिल माफी का ऐलान सरकार एक साथ करना चाहती है। 2 किलोवाट के सबसे ज्यादा उपभोक्ता ग्रामीण और छोटे शहरों में हैं। ऐसे में इस योजना का लाभ भी सबसे ज्यादा इन्हीं को मिलेगा। इसमें केवल घरेलू उपभोक्ता ही शामिल होंगे। कमर्शियल उपभोक्ताओं को इस छूट से बाहर रखने की तैयारी है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आम आदमी पार्टी, सपा और कांग्रेस बिजली के बिल में छींट और माफी जैसे दाव खेलकर वोटरों को खुद से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप और सपा ने तो सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री करने का ऐलान भी कर दिया है। ऐसे में योगी सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती है। लखनऊ में 56 बिजली के नए उपकेंद्र बनेंगे। इसके तहत राजधानी के ट्रांस गोमती क्षेत्र में 30 और सिस गोमती क्षेत्र में 26 उपकेंद्र बनेंगे। साथ ही जर्जर लाइन और बिजली के पोल बदले जाएंगे। इसके अलावा बिजली उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि और नए ट्रांसफर लगाए जाएंगे। इनकी योजना आउटर रिंग रोड, डिफेंस कॉरिडोर और ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद लखनऊ में शहरीकरण का दायरा बढ़ाने की उम्मीद को देखते हुए बनाई जा रही है। इसको लेकर लेसा ने अगले 5 वर्षों के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसमें नव विकसित कॉलोनियों में बेहतर बिजली सप्लाई पहुंचाई जाएगी। मध्यांचल निगम के निर्देश पर लेसा ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। लेसा अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार की रिवैम्प योजना के तहत 3 चरणों में काम किया जाएगा। इसमें करीब 5,000 करोड़ की लागत आएगी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। लखनऊ में रिवैम्प योजना से बिजली आपूर्ति में काफी बदलाव आएगा। इसके तहत 56 उपकेंद्र का निर्माण प्रस्तावित है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, जर्जर और तार समेत विभिन्न प्रस्तावित कार्यों की सूची बनाई गई है। इस योजना से लखनऊ में अगले 25 सालों तक उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सप्लाई मिलेगी। उत्तर प्रदेश की आईटी सहित अन्य औद्योगिक नीतियां देश के बड़े निवेशकों को ही नहीं, सिंगापुर के बड़े कारोबारियों को भी भा रही हैं। यही वजह है कि सिंगापुर की कई कंपनियों ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। इसी क्रम में सिंगापुर की एसटी टेलीमीडिया ग्लोबल डाटा सेंटर इंडिया ने गौतम बुद्ध नगर नोएडा जिले में एक ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर कैंपस बनाने की पहल की है। इसके साथ ही अमेरिका, जापान और कोरिया की बड़ी कंपनियां भी नोएडा में आईटी इंडस्ट्री से संबंधित प्रोजेक्ट लगाने में तेजी दिखा रही हैं। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और जापान की कंपनी एनटीटी ने भी नोएडा में डाटा सेंटर बनाने के लिए जमीन ली है। हीरानंदानी ग्रुप सहित कई अन्य भारतीय कंपनियों ने नोएडा में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना करने का फैसला किया है। और तमाम देशी और विदेशी कंपनियों के नोएडा में डाटा सेंटर पार्क करने से जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश के आईटी इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मौका मिलेगा, वहीं नोएडा डाटा हब के रूप में भी देश में जाना जाएगा। सिंगापुर की कंपनियों का नोएडा में डाटा सेंटर की स्थापना में रुचि लेना नोएडा के लिए गर्व करने की बात है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग अधिकारियों के अनुसार सिंगापुर और भारत के व्यापारिक रिश्ते काफी मजबूत हैं। सिंगापुर भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। सिंगापुर के बड़े कारोबारी इस सूबे में निवेश के इच्छुक हैं और बीते माह सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वोंग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर यह कहा था कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल है। यहाँ का मास्टर प्लान बहुत अच्छा है। यहाँ पर लॉजिस्टिक पॉइंट बहुत ही सुनियोजित ढंग से विकसित किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार सिंगापुर की कंपनी ने 600 करोड़ रुपए के अनुचित निवेश के साथ 18 मेगावाट की आईटी क्षमता के साथ डाटा सेंटर कैंपस बनाने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कई लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सिंगापुर की कंपनी ने नोएडा सहित यूपी के कई जिलों में निवेश करने की पहल की है। यूपी के लखीमपुर खीरी मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लंबी पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी जेल भेज दिया है। पुलिस ने स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट दीक्षा भारती की कोर्ट में आशीष से पूछताछ के लिए कस्टडी रिमांड की अर्जी दी थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक आशीष को हत्या, दुर्घटना में मौत, आपराधिक साजिश और लापरवाही से वाहन चलाने की धाराओं में गिरफ्तारी हुई है।
बताया जा रहा है कि कस्टडी रिमांड के दौरान आशीष से सख्ती से पूछताछ होगी। कस्टडी रिमांड के दौरान कारतूसों के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। वहीं आशीष के अन्य साथियों से भी पूछताछ होगी। और बता दें कि आशीष मिश्रा पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे तब पहले से ही वहां पर एसआईटी की टीम और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद थे। एसडीएम सदर भी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में थे और मजिस्ट्रेट को भी वहां बुला लिया गया। मजिस्ट्रेट के सामने आशीष मिश्रा का कलमबंद बयान दर्ज कराया गया। कांग्रेस लखीमपुर हिंसा मामले के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सोमवार को देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को भेजे गए पत्र के मुताबिक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से 11 अक्टूबर को सभी राज्य मुख्यालयों पर राजभवनों या केंद्र सरकार के दफ्तरों के समक्ष सुबह 10 बजे से दिन में 1 बजे तक मौन व्रत रखा जाएगा। सभी प्रदेश इकाइयों से कहा गया है कि वह इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और अग्रिम संगठनों और विभागों के प्रमुखों की भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस मौन व्रत के माध्यम से लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग करेगी। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया क्षेत्र में गत रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे का विरोध करने के दौरान हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि कांग्रेस की युवा इकाई ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के आवास के निकट प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था की नमस्त टोली। उन्होंने नई शिक्षा नीति को बेहतर ढंग से लागू करने पर यूपी की पीठ थपथपाई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने मेधावी छात्रों के नाम पर गौरव पथ बनाए जाने वाले को प्रोत्साहन देने की श्रेष्ठ योजना बताते हुए उसे अन्य राज्यों से भी लागू करने की बात कही है। यही नहीं, जल्द ही यूपी के शिक्षा विभाग के अधिकारियों का दिल्ली में प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा ताकि दूसरे राज्य भी इससे लाभान्वित हो सके। राजधानी में योजना भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की और सभी विभागों ने अपने कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश के 15 से 18% विद्यार्थी यूपी के हैं। करीब 5 करोड़ विद्यार्थी यहाँ हैं। इतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं होती। ऐसे में अगर यूपी में सुशासन होगा तभी देश में सुशासन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि NCERT के पाठ्यक्रम को लागू कर सस्ती व अच्छी किताबें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को दूसरे राज्यों में लागू करें और इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितेंद्र प्रसाद व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। मैं सबसे पहले यूपी शासन की उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश जी को धन्यवाद देता हूं। आज उनकी नेतृत्व में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार की शिक्षा संबंधित जो विभाग उत्तर प्रदेश में काम करती है, ऐसे सारे 5 विभागों की समीक्षा हम लोगों ने मिलकर किया। भारत सरकार तथा राज्य सरकार की वरिष्ठ अधिकारी भी उसमें उपस्थित थे। बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ऐसे 5 विभाग की आदरणीय मंत्री, आदरणीय अधिकारी मित्रगण हम मिलकर आज की मौजूदा स्थिति, देश में लगभग 1 साल पहले 1 साल से ज्यादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गया है। NEP 2020 अभी देश में क्रियान्वयन हो रहा है। मेरे लिए भारत सरकार की ओर से सबसे प्रसन्नता की बात है, उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेटर एंड स्पिरिट में सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। ये रिफॉर्मिस्ट गवर्नमेंट है।
मैं कई विषय समझने का कोशिश कर रहा था। उत्तर प्रदेश में देश की लगभग 15 से 18% विद्यार्थी, देश भर की विद्यार्थियों में से उत्तर प्रदेश में 15 से 18% विद्यार्थी, थोड़ा 1-2 भर्तिकाल की थोड़ा और नंबर आना बाकी था, ऐसे उत्तर प्रदेश की स्टूडेंट नंबर है, छात्रों की संख्या है, छात्राओं की संख्या है, 5 करोड़ स्टूडेंट है। विश्व में कई देशों को मिलाए तो उतने नागरिक होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में जितना विद्यार्थी है। कान्हा की नगरी मथुरा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं, जिसके मद्देनजर मथुरा के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। मथुरा के स्वास्थ्य विभाग ने 5 राज्यों के नामों की सूची जारी की है। इनमें केरल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय राज्य शामिल हैं। सरकार ने निर्देश दिया कि केरल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम और मेघालय से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जाए। सूची में जारी 5 राज्यों के श्रद्धालुओं को RT-PCR रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ लाना होगा। उक्त दोनों में से कोई न होने पर उन श्रद्धालुओं का एंटीजन RT-PCR जांच होगी। इसके अलावा कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर कोरोना गाइडलाइंस के तहत उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। मथुरा में कार और ट्रक में देर रात जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात्रि केडी मेडिकल के समीप NH2 पर एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुस गई। कार में सवार 2 महिला और एक पुरुष तथा एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बताया गया कि कार में सवार चालक को नींद की झपकी आने के कारण कार अनियंत्रित होकर ट्रक में जा टकराई, जिससे यह हादसा हुआ। सूचना पाते ही छाता पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार सवार गुरुग्राम से बरेली जा रहे थे। बहराइच के मोतीपुर थाना अंतर्गत घने जंगलों के बीच आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब की भट्टियां पाई गई, जिन्हें नष्ट कर अवैध शराब कारोबार से लिप्त लोगों की धरपकड़ जारी है। आपको बता दें कि आबकारी आयुक्त के निर्देशन में संपूर्ण प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी विभाग की टीम द्वारा जनपद बहराइच के नानपारा तहसील अंतर्गत मोतीपुरा थाना के घने जंगलों के बीच लोनियन पूर्वा दौलतपुर गांव में आकस्मिक दबिश के दौरान सोतिया नाला किनारे लोनियन पूर्वा के रहने वाले सुंदर के खेत में 6 अलग अलग स्थानों में चलती हुई 10 अवैध शराब की भट्टियां पाई गई हैं, जिन्हें तत्काल नष्ट किया गया। 10 ड्रमों में भारी अवैध शराब और 3000 किलो लहन को नष्ट किया गया। अवैध शराब बनाने में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम की धाराओं में कार्रवाई जारी है। तहसील नानपारा के मोतीपुर थाना क्षेत्र से कई दिनों से अवैध शराब बनाने की सूचनाएं मिल रही थी, तो आज हमारी टीम वहां पर लोनियन पूर्वा एक गाँव पड़ता है, वहां पे गई और वहां पे सोतिया नाला किनारे पे काफ़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। वहां लगभग 3000 केजी लहन बरामद हुआ, जिसको मौके पर नष्ट किया गया। 10 अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी, जिनको मौके पर नष्ट किया गया, तो 10 ड्रम बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो है 40 से 50 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। जिस व्यक्ति के खेत से वो बरामद हुई है, सुंदर किसी आदमी का नाम आ रहा है, उससे खेत से बरामद हुई है और जो व्यक्ति वहां बनाते हैं उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और उनको जो है सूचना मिलेगी उनके बारे में, तो उनको गिरफ्तार करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के खास समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।